नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत रविवार को अपने 5 दिवसीय जोधपुर प्रवास के बाद दिल्ली रवाना हो गए। प्रवास के दौरान उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों की गहन समीक्षा की, जनसुनवाई आयोजित की, जहां कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। गहलोत ने रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जोधपुर में कराए गए विकास कार्यों का एक एक स्थल पर जाकर अवलोकन किया और आमजन एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मेरा आग्रह है कि जोधपुर के अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा करवाया जाए। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें अगर गंभीरता से पूरा किया जाए तो जनता को त्वरित लाभ मिलेगा। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले विकास कार्यों का उन्होंने इसलिए निरीक्षण किया। आमजन और कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने फीडबैक लिया। पूर्व दिनों में किए गए कांग्रेस की तरफ से जो भी कार्य हैं, सबके इसलिए निरीक्षण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत कल यानी कि रविवार को अपने 5 दिवसीय जोधपुर प्रवास के बाद दिल्ली रवाना हो गए और प्रवास के दौरान उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों की गहन समीक्षा की और इसी के साथ जनसुनवाई भी आयोजित की। इस बीच कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। तो ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है। मंडोर डिस्ट्रिक्ट बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रताप नगर में भी और दिल्लाड़ी के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कहते थे, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब वो लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, आप परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से कि 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, कोचेज आएंगे। 1000 स्पोर्ट्स मैन वहां पे उसमें भाग लेंगे, 500 का वहां बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कियों का, लड़कों का, लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर, वो पढ़िए क्या कैसे काम चलेगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की, ऐसे काम हुआ है, देख के हमें काम चल भी रहा वहां पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब है कि इतने शानदार प्रोजेक्ट हमारे वक्त में आए थे, लगभग पूरे हो चुके हैं, तो 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, उस कारण से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री ने खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुरवासियों को अच्छा लगेगा, ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका
उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद को सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर में जो काम हुए हैं मेरे काम में राजस्थान में और जगह करो। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की थीम पर मनाया गया। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक अमित शर्मा की ओर से सभी अतिथियों को लकी पौधा देकर अभिनंदन किया गया और स्वागत उद्बोधन से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी शांतिलाल डामोर ने दी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ करौली के तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 6 शिकारगंज में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय संघ करौली के प्रधान देवी सिंह राजपूत ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर में सीखी गई विधाओं को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें और प्रकृति का संरक्षण करते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने पढ़ने और मोबाइल का अधिक उपयोग न करने की सलाह दी। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्काउट रीति से स्कार्फ पहनाकर स्काउट निर्मल चंद शर्मा और गवर्नर सिंह की ओर से सम्मान किया गया। स्थानीय संघ करौली के सचिव मुकेश कुमार सारस्वत ने बताया है कि 17 से 30 जून तक चलने वाले इस शिविर में 100 से अधिक बालक बालिकाएं और महिलाएं ने भाग लिया और इस बीच भाग लेकर मेहंदी, सिलाई, ब्यूटिशियन, पेंटिंग, नृत्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बीकानेर में एक धार्मिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत और महामंडलेश्वर सरजू दास महाराज ने यूपी में हुए कथावाचक विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव इस कथा को पढ़ते हैं और उस परंपरा को हमें निभाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कौन कथा करता है कौन नहीं करता, लेकिन वेद का अपमान नहीं होना चाहिए और वेद का सम्मान सभी को करना चाहिए। हमें जाति पाति में नहीं जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म राजनीति का विषय नहीं है। धर्म सभी को रास्ता दिखाता है, धर्म एक राष्ट्र को बनाता है। आप हर बात में राजनीति नहीं करें। यदि किसी ने कथावाचक का अपमान किया है तो उसे समझना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत की भूमि संस्कृति और संस्कार की भूमि है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो बीकानेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज बीकानेर पहुंचे और कथावाचक विवाद पर भी अपनी बेबाक राय रखी। कथावाचक पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी, सरजू ने कहा। और इस बीच आपको बता दें कि बीकानेर में एक धार्मिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत और महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज ने यूपी में हुए कथावाचक विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण देव इस कथा को पढ़ते हैं, उस परंपरा को हमें निभाना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कौन कथा करता और कौन नहीं करता, लेकिन वेद का अपमान नहीं होना चाहिए और वेद का सम्मान सभी को करना चाहिए। हमें जाति पाति में नहीं जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही धर्म राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सभी को रास्ता दिखाता है, धर्म एक राष्ट्र को बनाता है और आप हर बात में राजनीति नहीं करें और किसी ने भी कथावाचक का अपमान किया है तो उसे समझना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत की भूमि संस्कृति और संस्कार की भूमि है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो ये बयान महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज ने की है, जहां पर उन्होंने बताया है कि धर्म में राजनीति का कोई भी जगह नहीं है। धर्म को सभी को रास्ता दिखाता है और धर्म एक राष्ट्र को बनाता है। आप हर बात में राजनीति ना करें। वर्तमान की जो सोच है, राजनीति है, वो सब वहाँ की पूर्व की सरकारें थी वो सिर्फ राजनीति करती हैं और राजनीति नहीं करना चाहिए और धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए, संस्कारों पर राजनीति करना नहीं चाहिए, संस्कारों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आपने बताया कि ऐसे कथावाचक जो कथा कर रहे हैं जो जाति से नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। देखिए, मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ कि वेद का सम्मान न करना चाहिए। जिसका जो ओहदा है उस ओहदे पर जाना चाहिए, जिस कार्य जो दिया है उस कार्य को देना चाहिए। ब्राह्मण को पूजा करना ही है। देखिए, हमारे 4 कौम है, हमारे 4 हैं।
तो हमको चारों में रहना चाहिए। हमको किसी वेद का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी सोच का अपमान नहीं करना चाहिए, हमको जाति पाति में नहीं भटकना चाहिए, हमको सब संस्कारों में भटकना चाहिए। संस्कार मजबूत कैसे हैं, हमारा सनातन मजबूत कैसे हो, हमारी संस्कृति मजबूत कैसी हो, ना ही हमको किसी कहीं भी राजनीति में आने के दबाव में हमको ऐसा धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर किससे सहमत है? क्योंकि अखिलेश एक राजनीतिक व्यक्ति है और उनके पूरे परिवार में राजनीतिक भरा हुआ है और वो सिर्फ राजनीति ही बोल सकते हैं। जब उनके उत्तर प्रदेश में मेरी रामायण का अपमान होता है, उनका नेता अपमान करता है, तो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मगर जहां वेद को छेड़ने की आती है, वहां वेद को खत्म करने की बात आती है, जब उनकी कास्ट से बात आती है तो हर जगह वो बोलते हैं, क्योंकि उनको राजनीति करना है, धर्म से राजनीति करना है। और वर्तमान की वहां की सरकार है वो राजनीति नहीं करने देगी, धर्म पर राजनीति नहीं करने देगी। उस अयोध्या में राजनीति नहीं करने देगी जहां श्री राम जी विराजते हैं, उस मथुरा में राजनीति नहीं करने देगी जहां कृष्ण भगवान पधारे हैं। इसलिए ना ही अखिलेश जी की राजनीति चलेगी, ना ही किसी की राजनीति चलेगी। धर्म की राजनीति चलेगी, संस्कृति की राजनीति चलेगी, संस्कारों की राजनीति चलेगी। जातिवादी बिल्कुल भी जाति पाति पे नहीं बटना चाहिए, संस्कारों पर बटना चाहिए। हम कहाँ जाति पाति से बहुत दूर है, जाति बातियों से हमको बहुत दूर आगे निकल जाना चाहिए। हाँ, किसी का अपमान ना हो, किसी मनुष्य का अपमान हो, मनुष्य में भगवान होता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को शांति से, अच्छे से, स्वभाव से उसको समझाना चाहिए कि ये कार्य आपका नहीं है, ये कार्य ब्राह्मणों का है या किसी का और का है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। मगर मारपीट ये हमारा शास्त्र नहीं बोलता, हमारा धर्म नहीं बोलता, संस्कृति नहीं बोलते, इसलिए हमको अपनी संस्कृति बचाना चाहिए, हमारे वेद बचाना चाहिए। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। कांग्रेस का उत्तरी राज्यों में इंदिरा जी के समय अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सरकार का कहना नहीं मानते हैं तो पूरा संविधान की बदल डालो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का पाठ हमें पढ़ा रही है। संविधान को नरेंद्र मोदी ने 2019 में शपथ लेते हुए नमन किया, फिर भी उन पर संविधान को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए और आज गरीबों को मकान, फ्री गैस, अनाज, मकान मिला। इमरजेंसी जब लगी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हो गए, तो बार बार जो हमारी तरफ से कहा गया कि किस तरह से संविधान को इन्होंने बदला, किस तरह से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज्यादा वो करते हैं। उनका तो एक कांग्रेस का अधिवेशन है, उत्तरी राज्यों में है एक जगह अधिवेशन इंदिरा जी के समय, जिस समय एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सरकार का कहना नहीं मानती हो तो पूरा ही संविधान बदल डालो, पूरा ही बदल डालो। ये कांग्रेस हमें पाठ पढ़ा रही है। जो संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं अपने जीवन काल में, कैसे आप देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। संविधान को लागू हुए 60 साल, तो गुजरात में एक उन्होंने संविधान शोभा यात्रा निकाली, हाथी से संविधान को रखा, खुद पैदल पैदल चले। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने इस देश के 2014 में, तो सबसे पहले जब संसद आई तो संसद को झुक करके नमन किया। 2019 में संविधान को नमन किया शपथ लेने से पहले। ऐसे प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाओगे कि आप संविधान का अपमान कर रहे हो। संविधान का अपमान तो आपने किया, इतिहास में दर्ज है। उसके रिएक्शन में या जो उन्होंने पाप किया संविधान को तोड़ने मरोड़ने का, उन्होंने धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए ये संविधान बचाओ यात्रा निकाल गए। जनता समझ चुकी है, जनता कांग्रेस के बहकावों में नहीं आने वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं जो भाजपा जो अभी पॉलिसी लेके आई है उससे गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा है। जितने गरीब सक्षम हुए हैं तभी तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आपके पीरियड में तो नहीं आए। गरीबों को मकान मिला,
गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिला, गरीबों को गैस मिली, गरीबों को फ्री अनाज मिला। ये तो सब गरीबों को मिल रहे हैं ना, उनको क्या पता अनाज मिल रहा है। वो उन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, वो तो अमीर घराने में पैदा हुए ना। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर दौरे के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी जोधपुर एम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में भाग लिया। इस मीटिंग में उन्होंने वर्ष 2020 से 2023 के बीच हुए प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। बेनीवाल ने कहा कि एम्स जोधपुर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है, लेकिन यहां चिकित्सा संसाधनों, पदोन्नति, भर्ती और अव्यवस्थाओं में व्यापक अनियमितता रखी गई है। उन्होंने कोविड काल में मुख्य मास्क, सैनिटाइजर और अन्य चिकित्सा उपकरणों का खरीद में कथित घोटालों की भी जांच की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और ऐसे में आपको बताते चले कि बेनीवाल ने जताया है कि यदि इन मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे आगामी संसदीय सत्र में इसे लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आरोप लगाता हूँ कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपने एसीबी में पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं है। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को, 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो 4 मुलजिम में से। ये एसओजी में सेटलमेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार है उन्होंने दुरुपयोग किया। कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी। और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित आपात कोई बोलेगा उसको बंद कर दो। भजनलाल जी भी कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको एक से अकाउंट में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है और नहीं करने वाला काम रहा उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजनलाल जी घूम रहे हैं। पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए, इसी काम में बीजेपी के लोग लगे हैं कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखी मंत्री इनके साथ हैं और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे लगता है कि राजस्थान सही दिशा में जा रहा है। अपराध, महिला उत्पन्न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे हैं। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को। आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और तो इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार राजस्थान गहलोत जी का हाँ पक्का लड़ेगी। ये गहलोत जी का यूटर्न हुआ है शेखावती के मामले में, कह रहे हैं कि समझौता करो, इस पे क्या केस है, मानहानि का केस किया हुआ है, वो देना चाहिए। किसको लेना चाहिए? तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके तो शुरू से। नई बात किया तो इसमें वो तो कहने की जरूरत है, इशारा किया हो, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी को पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी और सब आपस में मिला जुली का मामला सारा मिला हुआ। राजस्थान में चिंता नहीं करा सर। जब संविधान किस चीज का संविधान तो बच्चा हुआ, ले कौन जा रहा है संविधान को? कहाँ ले जा रहे हैं संविधान को, बताओ मुझे। संविधान को कोई लेके भाग रहा है क्या? इनको ये कहो कि कांग्रेस के उन नेताओं को बचाओ जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जोशी अलग है और हर 2 महीने में एक जाएगा। ये आप देखिए इस 1 तारीख के बाद एसआई भर्ती, आरपीओ के पुनर्गठन के बाद हम उन तमाम मुद्दों को जो 5 साल गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुए और 5 साल जो पिछले वसुंधरा के राज में, हम उनका पूरा कागज चिट्ठा लेकर 3.5 साल इस राजस्थान की जनता के खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है दोनों सरकारों ने, वो हम पोल खोलेंगे। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, इसको लेकर भी हम दिल्ली घेराव करें इस मामले को। अगर सशक्त लोकायुक्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हिम्मत नहीं किसी मंत्री विधायक की कि वो इस तरह घपले घोटाले, लोकायुक्त सीधी एफआईआर दर्ज करके उनको जुडिशियल भी करने की पावर रखता है। बजलाल ने अपना तो 7 पीढ़ी का काम खुद के घर का तो कर ही लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। कुछ मदन राठौड़ और मंत्री जब्बार सिंह खर्रा अब उन लोगों की चिंता जता रहे हैं जो पास हो गए ऐसी भर्ती। मदन जी राठौड़ का ने तो मोबाइल ही बंद कर लिया उस दिन जब इनसे सीएम ने कहलवा दिया कि आप जाओ जूस पिला दो, बेचारे चले गए। और उसके बाद जो नंबर था, बोले राठौड़ साहब बोल रहे हैं वो रॉन्ग नंबर थे, फिर उस मोबाइल को बंद करना पड़ा उसको 5 दिन तक। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई उनकी, बताओ। सीएम ने कहलवा दिया कि आरएस एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जूस पिला अंतर तोड़वा दिया। और कितनी बड़ी बेइज्जती प्रदेश सकती है भाई, इनके कहने से एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती। इनकी बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानता इनको। ये तो टाइम पास करना है अपना राज्यसभा का। और भाई रिटायरमेंट के बाद क्या मिले,
कि गवर्नर बन जाएंगे, इधर चले जाए, अपना काम में लगे हुए सारे। इनका न तो कोई यहाँ बचा है कुछ राजस्थान में और न कोई बचा, मतलब बीजेपी की भी अंतिम पारी है स्टेट के अंदर, 28 में साफ हो जाएगी। हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के अंदर। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे, बात हुई होगी इनकी, बात हुई है जब तो पहले भी तो हुआ, पहले वसुंधरा ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजनलाल खुद कह रहा है ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंदर से मिलता है, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है। ये धीरे धीरे सब आप। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर टिब्बी पुलिस ने हंता राम चौक पर रात शनिवार देर रात्रि को एक ग्रेड की नाकाबंदी के दौरान एक कार से बिना बिल की 10 किलो चांदी से बनी वस्तुएं बरामद की है। पुलिस कार सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। टिब्बी से आई हंसराज लूना ने बताया है कि नाकाबंदी के दौरान सफर को रोककर तलाशी ली गई तो चांदी से बने लगभग 40 जोड़ी जूतियां, 12 चांदी नुमा वर्क लगे छोटे पर्स और 4 धागे के मुकुट बिस्किट बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार 10 किलो वजनी है और बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। आशंका है कि ये जो है माल चोरी का हो सकता है या फिर चोरी किए गए उद्देश्य से इधर उधर ठहराया जा रहा था। ऐसे में इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी की आशंका पर विभाग की को भी सूचित किया गया है, जिसको इस विभाग में अलग से इसकी जांच करेगा और वही अगर बरामद जो है सामान लेकर बिल सहित अन्य साक्ष्य उपलब्ध करवाए जाते हैं तो नियमानुसार रिलीज करने से पहले कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ में जो है टाउन पुलिस ने रविवार को अवैध पिस्तौल सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार नरेंद्र सिंह और कालू को देवी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया है। तो वही आरोपी की बात कर ले तो यहां पर पूछताछ जारी है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल जसपाल सिंह और कांस्टेबल राकेश कुमार की विशेष भूमिका रही। खबर धौलपुर से है, जहां पर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए रेंज में चलाए जा रहे 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने कई अपराधों में कई स्थानों के 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अलग अलग स्थानों से 3 व्यक्तियों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 15,640 रुपए सट्टा राशि बरामद की। फिलहाल पुलिस अभी गिरफ्तार 16 व्यक्तियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। भरतपुर जिले में मिट्टी की ढाई गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। वे सभी फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र के गांव उत्तू के निवासी थे और पीली मिट्टी लेने गए हुए थे। हादसा लंगड़ा थानी नागला जग्गी के पास हुआ, जहां पर मिट्टी की ढाई गिरने से दब गए और वे हादसे से गांव में गमगीन माहौल है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपको भरतपुर से दिखा रहे हैं, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से 4 लोगों की जान चली गई है। बेहद दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जहां नकला जंगी के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। अब हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीली मिट्टी लेने गए 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। भरतपुर जिले की मिट्टी में ढाई के गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वे सभी फतेहपुर सिकरी थाना क्षेत्र के गांव उत्तू के निवासी थे और चूल्हा बनाने के लिए पीली मिट्टी लेने गए थे। हादसा नाला नगली के पास हुआ, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से ये दब गए और इस हादसे में गांव में गमगीन माहौल है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल मृतकों के अंतिम संस्कार कर दी गई हैं। तो भरतपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मिट्टी की ढाई गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पूरे गांव में इस पूरी घटना को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है। नकला जंगी के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां ये घटना घटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।